पलामू जिले में मानसून की आहट के बाद जहां किसानों ने एक तरफ विभिन्न खरीफ फसलों की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कई ऐसे किसान हैं जो पारंपरिक खेती से अलग हटकर न सिर्फ आधुनिक खेती कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है और जो है उन्हें उन्नत तरीके से खेती करके जो उनकी कमाई है उसमें भी काफी इजाफा हो रहा है। और जो मूल जो किसान होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उन्हें उनका लाभ मिल पा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही उन्नत किसान हैं, हम जुड़ेंगे उनके साथ और आप इनसे जानेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है जो आधुनिक खेती की और जो वर्मी कंपोस्ट आदि का जो प्रयोग है, ये किस तरीके से करते हैं और ये इनकी खेती में किस तरीके से जो है वो सहायता मिलती है। सबसे पहले बताइए आपका नाम। जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम ओंकार हुआ और मेरा ये घर ये ग्राम झरी है, पंडवा ब्लॉक में पड़ता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट। जी, सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने पीछे देख पा रहे हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का जो यूनिट होता है वो आपने लगाया हुआ, कितना लाभ होता है इससे खेती में? सबसे पहले से विषय में बताइए। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीमारियों का बाढ़ आ गया है और ये बीमारी आया कैसे, तो हम लोग बहुत कुछ वर्षों से केमिकल खाद का प्रयोग कर रहे हैं और केमिकल खाद के प्रयोग से हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। तो अभी अभी हुआ है कि हम लोग पूरा पुरानी पद्धति के अनुसार, जो पहले हम लोग बिना केमिकल खाद का खेती करते थे, तो उसी तरह से अभी हम लोग को भी ज़रूरत है कि बिना केमिकल का खेती करें। इसीलिए हमने अभी बर्मी बेड भी सरकार के गोधन योजना से हम बनवाए हैं और भी किसानों को, मेरा एफपीओ का हम संचालन करते हैं, तो और भी किसानों को हम बर्मी बेड उपलब्ध करवा रहे हैं सरकार के माध्यम से। और इस तरह से एक ऑर्गेनिक खेती का एक अभियान चल रहा है, पूरे पलामू में हम लोग चला रहे हैं सारे एफपीओ मिलकर। तो इस तरह से हम मतलब बर्मी बेड के माध्यम से खेती करेंगे तो हमारा जीवन बचेगा और हमारे आमदनी भी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक उत्पाद करेंगे हम लोग, तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम लोग सारे एफपीओ मिलकर शहर के लोगों को हम ऑर्गेनिक शुद्ध प्राकृतिक अन्न उपलब्ध कराएंगे, साग सब्जी उपलब्ध कराएंगे, तो उनका भी हमको आसानी से, शहर के लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा और हमारे किसानों को भी आर्थिक स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि फिलहाल जो है धान की खेती पर जो है लोग लगे हुए हैं, जो किसान हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ये बताइए कि जैसा कि मुझे जानकारी, आप कई किस्म के धान करते हैं, क्या उनकी खासियत है और उसे यूज करना या फिर जो है लगाना कितना फायदेमंद होता है? जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ धान की, चावल की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, गोदाम भरा हुआ है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। सब केमिकल वाला धान हम लोग उपज कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, खाने लायक चावल है नहीं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे धान पर फोकस कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी भी हो और शुद्ध हो, शुद्ध यानी कि ऑर्गेनिक हो, प्राकृतिक हो। तो हम लोग उसी में हम लोग अभी चयन किए हैं, काला नमक, ब्लैक राइस, जोहा राइस, इस तरह से बहुत सारा वैरायटी है जिसका हम लोग अभी धीरे धीरे करके चयन करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि चावल का क्वालिटी भी हो और शुद्धता भी हो। जो आपने नाम लिए विभिन्न जो प्रभेद हैं धान के, उनकी क्या खासियत है मुख्य रूप से, क्यों लोग प्रयोग करें उसका? अभी जैसे काला नमक है, ब्लैक राइस है, जोहा राइस है, इस तरह से जितने तरह की इस तरह की वैरायटी है, इसमें खासियत है कि ये ब्लैक राइस, काला नमक शुगर फ्री धान है और शुगर फ्री के साथ साथ ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। तो इस स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक है तो शुद्धता तो है ही है, साथ साथ ये शुगर वाले रोगियों के लिए लाभप्रद है। उनका शुगर इसमें ज़्यादा, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो क्या जो शहर के लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं, इन धानों की बिक्री कैसे करते हैं, क्या लागत होती है और कैसे बेचते हैं और क्या लोग खरीदते हैं? अभी हम लोग अपने किसान को के माध्यम से हम लोग उपज करवा रहे हैं और आसपास के लोग को हम उपलब्ध करा रहे हैं, शहर के लोग उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग आगे तैयारी चल रहा है कि अभी हम लोग डीसी महोदय पलामू से मांग रखे हैं कि हम लोग के लिए एफपीओ के लिए अलग स्टॉल दिया जाए शहर में, ताकि सारे एफपीओ के लोग जैसे कि वहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो भी उपज कर रहे हैं वहाँ पर सेंटर पर रखा जाए और वहाँ से आसानी से शहर के लोगों को आसानी से ऑर्गेनिक अन्न और चावल, गेहूं और साग सब्जी, फल उपलब्ध हो सके। अच्छा, मैं जहाँ देख पा रहा हूँ कि आपने कई तरह के जो है वो विभिन्न तरीके का जो आपने लगाया हुआ है जो उपकरण है, और उसके साथ ही एक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो गोले आकार में है, क्या इसकी खासियत और क्या है, इसके विषय में बताइए। ये अभी जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोला गोला बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं सीड बॉल बोलते हैं। अभी बहुत ही आसानी तरीके से जंगल लगाने के लिए, बचाने के लिए अभी सीड बॉल का तरीका निकला हुआ है। तो इसमें हम लोग मिट्टी और कंपोस्ट मिलाकर
एक गोला बनाते हैं, गेंदा जैसा गोला बनाते हैं, उसमें हम लोग सीड डालते हैं। जिसका सीड लगाना है, बीज लगाना है जंगल में, तो उसका सीड डालकर हम उसको फिर सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 दिन के लिए सुखाने छोड़ते हैं। उसके बाद मानसून के पहले फिर हम लोग इसका छिड़काव करेंगे, जंगल में छोड़ेंगे खेत, और उस तरह से हम लोग आगे जंगल का विस्तार देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो सीड बॉल आप बता रहे हैं, क्या इसकी खासियत है और किन किन चीज़ों को मिलाकर इसे आप तैयार करते हैं? इसमें आपका सिंपल जो कंपोस्ट गोबर का खाद होता है वो है, और एक हिस्सा मिट्टी, अगर आपके पास उपलब्ध है वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो आप उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं, कोकोपीट थोड़ा मिला सकते हैं, और उसको आप सीड बॉल बना सकते हैं। नहीं उपलब्ध है तो आप सिंपल जैसे कि जो खाद होता है, गोबर खाद होता है, थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर इसको बॉल बना सकते हैं, और इसमें आप सीड डालकर आप सीड बॉल तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और भी कई कंस्ट्रक्शन है उस तरफ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं आखिर उनका क्या प्रयोग है जो वाइट कलर का जो लगा हुआ है, क्या इससे क्या फायदा है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं? ये अभी यहाँ पर देख रहे हैं उजला में नुमा बना, घर नुमा बना हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं पॉली हाउस बोलते हैं। पॉली घर है, प्लास्टिक का घर है, और इसमें हम लोग संरक्षित खेती करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि समझते हैं बरसात में टमाटर का भाव काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो हमारे आसपास क्षेत्र में बरसात में टमाटर खेती नहीं होता है। लेकिन इसमें पॉली हाउस में विशेषता है कि इसमें हम आसानी से हम सालों भर कोई भी खेती कर सकते हैं। तो अभी हमारा इसमें अब मेरा अभी टमाटर इसमें लगा हुआ है, और अब जब टमाटर का भाव जब बहुत हाई पर रहेगा उस समय टमाटर निकलना इसमें शुरू हो जाएगा। तो इसमें खासियत यही है कि आप आराम से सालों भर इसमें कोई भी खेती कर सकते हैं, और बेमौसम सब्जी निकालकर किसान अच्छा मुनाफा ले सकता है। चूंकि पलामू जो है रेन शेड एरिया है, यहाँ बारिश सामान्य के अनुपात में काफ़ी कम होती है, तो जो पारंपरिक खेती करते हैं जो लोग, उनको क्या सलाह देंगे? जो किसान हैं किस तरीके से वे खेती करें कि अगर कम बारिश भी हो तो उन्हें लागत के अनुसार जो है उनका मुनाफा निकल जाए? हाँ, समस्या हमारे यहाँ पलामू में है कि लगातार हर 1-2 बरस में पानी का, वर्षा का भाव जाता है। तो इसमें अब ध्यान हम लोग किसानों को यही रखना है कि हम कम पानी वाले फसल लगाएं, और ज़्यादा करके फोकस हम बागवानी पर करना चाहिए। बागवानी एक ऐसा फसल है आप जिसमें आप फलदार पौधा का आप ले सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कटहल है लगा हुआ है, जामुन लगा हुआ है, इधर आम लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, तरह तरह का बेल लगा हुआ है, इधर काजू लगा हुआ है। तो इस तरह विभिन्न तरह का फलदार पौधा आप लगा हुआ है, और फलदार पौधा में खासियत है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देता है, और बहुत कम मेहनत लगता है। तो आसानी से फलदार पौधा हम लोग कम पानी में भी कर सकते हैं। एक दूसरी विशेषता है कि कम पानी में होने वाला चीज़ है ये। अब एक बार लगा दीजिएगा तो 20-30 बरस, 40 बरस तक के लिए फलदार पौधा आपका लगा रहेगा, और हर साल फल देता रहेगा, और आराम से फल निकाल कर आप बेच सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपका जो एक मिनी कृषि विकास केंद्र की तरह आपने जो है इसे विकसित किया है, जो आपके घर के आसपास का जो क्षेत्र है और आप खेती कर रहे हैं, ये बताइए कि किस तरीके से शुरुआत की आपने और आज अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक बार कैसे शुरुआत हुई और फिर अभी क्या आप आगे इसमें करने वाले? जी, हमने शुरू से ही ग्रेजुएशन करने के बाद अब मेरा संकल्प था कि हम नौकरी नहीं करेंगे, और मेरा था कि हम कृषि खेती करेंगे। गांधी जी का कहना था कि भाई असली मदद किस गांव में जाकर किसानों को हेल्प करके किया जा सकता है। तो मैंने संकल्प लिया कि गांव में किसानों के बीच पर खेती करेंगे, और किसानों के दशा दिशा सुधारेंगे, आर्थिक स्थिति उनका सुधार करेंगे। किसान सुधरेगा तो देश सुधरेगा, मजदूर का भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो हम उसी व्यू से हम गांव में आज 25 वर्षों से खेती कर रहे हैं, और नए नए तरीका का इजाद करके यहाँ पर अब देख ही रहे हैं कि बहुत तरह का यूनिट यहाँ लगा हुआ है। अपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और आपने जो है कृषि के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। अब आगे का क्या प्लान है? कृषि को किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं और किसानों को कितना फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? आगे का मेरा तैयारी है कि हम लोग जो भी उत्पाद गांव से निकाल रहे हैं, एक भी उत्पाद बाहर नहीं जाए। सारा उत्पाद जो है से कि वो प्रोसेस्ड होकर, पैकेजिंग होकर बाहर जाए, ताकि गांव में ही प्रोसेसिंग यूनिट जब हम बैठाएंगे तो गांव के ही लोग को रोज़गार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगा, और एफपीओ के माध्यम से उनका मार्केटिंग करते हुए हम किसानों की स्थिति में सुधार कर सकते हो। तो इसलिए आगे का मेरा तैयारी है कि गांव-गांव में प्रोसेसिंग यूनिट बैठाना। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तेल मिल बैठा हुआ है, बगल में डिस्टिलेशन यूनिट बैठा हुआ जिसमें एरोमेटिक प्लांट के खेती हम लोग कर सकते हैं। अभी नीलगाय का समस्या हम लोग देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी है, नीलगाय का समस्या हो रहा है। तो उसे में हम लोग एरोमेटिक प्लांट की खेती कर सकते हैं। लेमन ग्रास, पिपरमेंट, खस, तुलसी, पामा रोजा का खेती करके
और किसान जैसे कि नीलगाय से का समस्या का समाधान मिल सकता है इसके माध्यम से। और इसमें मार्केटिंग में बहुत आसानी है, परेशानी नहीं होता है। और आगे चल के इसमें खास खूबी है एरोमेटिक में कि आगे इसको हम प्रोसेसिंग में भी जा सकते हैं और इसमें विभिन्न तरह के दवाएं बनाकर हम लोग आगे कंपनियों को सप्लाई दे सकते हैं, लोगों को कर सकते हैं। ये बताइए कि आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि कई किसान हैं जो जानकारी का अभाव में विभिन्न प्रकार की जो उन्नत खेती है वो नहीं कर पाते हैं। सरकार का कितना योगदान मिलता है? अगर आप चाहें खेती उन्नत पद्धति से करना तो गवर्नमेंट का कितना इसमें योगदान मिल पाता है? बहुत का जो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा भी इसमें प्रयास हो रहा है। अभी हर ब्लॉक में 10 के FPO बन रहा है। 10,000 FPO पूरे देश भर में बन रहा है। हर ब्लॉक में एक FPO का शुरुआत हुआ था। अभी तो डेट में 3 FPO हर ब्लॉक में बन चुका है। तो FPO के माध्यम से अभी सरकार इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। डिस्काउंट रेट में सीड मिल जा रहा है, खाद मिल जा रहा है और मशीनरी आगे भी तैयारी चल रहा है कि हर तरह का मशीनरी डिस्काउंट रेट में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो किसान को इनपुट में खाद है, बीज है, मशीनरी है, कम दाम में मिल जाएगा। और इस तरह से FPO के माध्यम से किसान जैसे कि FPO से जुड़ के अगर मार्केटिंग करते हैं तो उनका उपज को अच्छा दाम मिल सकता है। तो मेरा प्रयास है या हम किसानों से निवेदन करेंगे कि आप FPO जिस ब्लॉक में आप हैं वो अपने FPO से जुड़े, अपने ब्लॉक के FPO से जुड़े और वहाँ से अपना उपज को आप मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ें। आपने देखा हमारे साथ पड़वा प्रखंड के झरी गांव के रहने वाले उन्नत किसान कहें ओमकार नाथ जी हमारे साथ थे। उन्होंने न सिर्फ विभिन्न प्रभेदों के बारे में बताया, वही पारंपरिक खेती से अलग हटकर जो आधुनिक खेती है उसकी तरफ विकास करते हुए किसानों को ज़्यादा मुनाफा और उनकी जो गाड़ी कमाई है उसमें भी लागत बढ़ाने की बात कही। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन। लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।